समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं जागृति शर्मा और आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे की, जो है ऑनलाइन गेमिंग की लत। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये बुरी आदत युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गई है। मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी जो तकनीकें हैं, इन्होंने हमारे जीवन को जितनी तेज रफ्तार दी है, पहले की तुलना में हम कई बड़े ऐसे काम हैं अब जो चुटकियों में एक कमांड पर कर लेते हैं। लेकिन इस जगमगाती दुनिया के कुछ स्याह पक्ष भी हैं। युवाओं और बच्चों में इंटरनेट और इसके तमाम टूल्स पर बढ़ती निर्भरता न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि उनकी जिंदगी पर भी हावी हो गई है। हर टास्क पूरा करने पर मिलने वाला जो रिवॉर्ड है, अगला लेवल है, डर या चुनौती, ये सब मिलकर दिमाग में एक केमिकल जो पैदा करते हैं, डोपामिन। इससे जो खुशी का एहसास हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे उसका आदी होता जा रहा है और इसके बाद बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सामने। इन्हीं सब तमाम इश्यूज पर हम आगे बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग की लत, और इससे पहले हम जान लेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है और किस तरह से ये किशोर और युवाओं को अपना शिकार बना रही है। और इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी को और मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जी को। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और इस संबंध में, इस विषय पर आप हमारे आमंत्रित विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। और हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, अभी आपको नंबर फिर से बताएंगे, लेकिन अभी हम रायबरेली से लेते हैं। हमारे एक श्रोता हैं राम शंकर वाजपेयी, इनका सवाल पूछते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता था कि ऑनलाइन गेमिंग का ये जो दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है निरंतर जी, और इस पे बहुत ज्यादा व्याख्या भी हो चुकी है, परंतु इस पे लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे इस पे जो है रोक लगाई जाए कि ये जो है बच्चों पे दुष्प्रभाव ना पड़ सके। जी वाजपेयी जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। सवाल ये है कि जब आप रोकथाम की बात करते हैं तो एक तो कानून होता है, दूसरा कानून का सशक्त इन्फोर्समेंट होता है, और तीसरा होता है व्यावहारिक चेंज। आज की तारीख में भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो सेल्फ हार्म गेम्स को नियंत्रित करता है। हाँ, सरकार ने कानून तो पारित किया है कि साहब अगर आपकी गेमिंग जुए या गैम्बलिंग के दौर पे आती है तब तो वो गैर कानूनी है, लेकिन बाकी तमाम सारी गेम्स जो हैं कानूनी तौर पर वैध होती हैं। समस्या यहां पर है कि अब ये जो सेल्फ हार्म गेम्स आ गई हैं, जो आपको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया पे लेके जा रही हैं, वहां पर उस पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो इस तरह की कानून, इस तरह की जो गेम्स हैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। यहां तक कि IT रूल्स 2021 और 2023 वाले भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि एक तो कानून में हम डेडिकेटेड कानूनी प्रावधान लेकर आएं, और दूसरी बात, जो कानून लेकर आएं उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कहीं ना कहीं अपने बदलाव में, अपनी मानसिकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज वो दौर चला गया है कि साहब चलिए मेरे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, मैं खुश हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज अगर आपके बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो आपको चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपके बच्चे किस दलदल में जाके फंसे हुए हैं और कहां पर जाकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो हमारा व्यवहार है, हमारा ओवरऑल बिहेवियर फैमिली के अंदर है, वो भी एक स्कैनर के नीचे आ जाता है। देखिए, किशोर अवस्था हो या बचपन हो, आजकल हम ये सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और रिसर्च भी बता रही है कि हमने कहीं पर बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। और जब बैठ के बातें होती थी घर पे, या फिर खेल कूद मिल के होता था, खेल के मैदान में जाना होता था, अगर ये चीजें दोबारा हम लेके आए, कहीं पे जिम्मेवारी और समझदारी जो है वो ऑनलाइन गेमिंग से हटकर कहीं ना कहीं पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में बच्चों को वापस ला सकते हैं। एक बड़ी बात जो आपने कही कि इनका व्यवहार अगर ऐसा है तो क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले ये व्यक्तिगत रूप से भी हमें समझना होगा कि एक जज्बाती उम्र है। हम समझते कि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। भाई, इंटेलिजेंट तो तब बनेंगे जब कहीं ना कहीं उनको मार्गदर्शक मिलेंगे, जब माँ बाप भी और घर में
4-5 बड़े लोग भी अगर इसी एडिक्शन के शिकार हैं, वो भी अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में पड़े हैं और लैपटॉप के साथ, डिवाइस के साथ या टैबलेट के साथ रहेंगे, तो मार्गदर्शन कौन रहा बच्चे के लिए? रही बात खेलने कूदने की, खेलने की बात तो आ गई है, लेकिन कूदने की बात तो है ही नहीं। अब जब बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं, उन्हें उसके परिणाम नहीं पता है। उनके परिणाम किस दलदल में, जैसा साहब ने बताया अभी, ले जाते हैं और कहीं ना कहीं वसीनता का शिकार वैसा ही हो जाता है बच्चा जैसे ड्रग्स के साथ होता है। फर्क इतना है कि उसके शरीर में केमिकल्स होते हैं, दिमाग में केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग का इलेक्ट्रॉनिक केमिकल है जो बच्चों के दिमाग और शरीर को खा रहा है, फना हो रहा है बच्चा। ये चीजें हम धीरे धीरे पहचान रहे हैं और जैसा दुग्गल साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं कानून की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे पहले क्या हम एक पारिवारिक जिंदगी को वापस ला सकते हैं, एक हंसी उल्लास की जिंदगी को, जहां पे खुशी महसूस हो आपसी मिलनसार वातावरण से। ये नहीं कि आओ हम एक दूसरे के डिवाइस को देखें और उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहला कदम तो फैमिलीज को उठाना होगा एक फैमिलियराइज करने के लिए अपने वातावरण को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जरूरी है कि डिवाइस फ्री फैमिली का माहौल भी बनाया जाए। और अभी हमारे साथ एक और अगले श्रोता जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुभाष जी। सुभाष, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को नमस्ते। नमस्कार जी नमस्कार सर। जी सर, आज जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के युवाओं को, ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो युवा इसमें लिप्त हो रहा है, क्या आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि क्या ये निकल सकता? और एक माता पिता के दूरदर्शी सोच जानते हैं कि मतलब कि हाँ, ये अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा वो दुखी लगते हैं, उनको उसमें अटपटा लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे उबर पाएंगे, अपना भविष्य सुदृढ़ कर पाएंगे? जी धन्यवाद, यही मैं पूछना चाहता था। साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन पहलू को दर्शाया है। कारण ये है कि अगर आज आप माता पिता हैं तो आपका सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या मेरा बच्चा मेरी कंट्रोल से बाहर जाने वाला है, या क्या वो ऑनलाइन गेम में इतना लुप्त हो जाने वाला है कि मैं सदैव ही अपना जो जुड़ाव है, अपनी जो कनेक्शन है, उसके साथ छोड़ जाने वाला हूं। यहां पर मुझे लगता है माँ बाप को समझना होगा कि इमरजेंसी का बटन दब चुका है। आज बच्चे गुलाम हो चुके हैं मानसिक तौर पर इन ऑनलाइन गेम्स के प्रति, और एक बार आप गुलाम हो गए हैं तो इन गुलामों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए दायित्व भी माता पिता का है। अगर आपको थोड़ा कड़वा घूट भी पीना पड़े तो पीना चाहिए। और आपको, मुझे लगता है ना, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर चीज अपनानी है अपने बच्चों को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। एक सबसे पहली बात तो उसको प्रोत्साहित करना है कि वो परिवार के साथ ज्यादा अच्छा समय गुजारे। दूसरी बात, अगर परिवार एक इंटरनेट फ्री वीकेंड या डिवाइस फ्री वीकेंड का पालन कर सके कि साहब 2 दिन हम दफ्तर पूरे हफ्ते में ना तो इंटरनेट पर जुड़ेंगे, ना ही किसी डिवाइस के साथ जुड़ेंगे, और उसका अनुसरण हम स्वयं माता पिता पहले करें तो अच्छी बात हो सकती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो डंडे की जनरेशन नहीं है। तो अगर आप डंडा समझ के उनको डांट के डबकार के कुछ खोलने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्यार से, विश्वास के साथ ही उनसे बात करनी पड़ेगी, और जहां जरूरत है वहां सख्ती भी अख्तियार कीजिए। और फिर भी वो बहुत ज्यादा शैतान है तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन ही फिलहाल कुछ देर के लिए लुप्त कर दें, या आपका सपोजिंग आपका मॉडेम ही खत्म हो जाए या खराब हो जाए, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं बाधाएं भी देनी है, प्यार के साथ बात भी करनी है, प्रोत्साहन देना है कि साहब जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक जो चित्र वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत की जरूरत है, समय की जरूरत है, और ये ऑनलाइन गेम्स किसी प्रकार से बच्चों को मदद नहीं करने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है सर आपने। इनफैक्ट लतीफ साहब, आपसे मैं एक ऐसा भी एक जो रिसर्च में अब इंडिया के लिए बता रहा है वो बता दूं आपको। हमारे लिए एक जागृति का टाइम आ गया है। अब आप सुनते होंगे, देख भी लिया आपने, कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको 16 साल से नीचे डिवाइस का इस्तेमाल ही बैन कर दिया है कानूनी तौर से। अब रहा स्पेन की बात, हाल ही में चल रही बात, फिनलैंड, डेनमार्क ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि स्कूल में किसी भी ऑनलाइन मोड पर टेक्नोलॉजी की कंपनीज अब नहीं आएंगे। बात यह है कि ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है, ये रिसर्च बता रही है। सिंपल भाषा में आपको बता दूं, एक हमारा ओल्ड ब्रेन होता है जो एवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे अरबों साल ऊपर आया है और वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन बन गया है, जिसको न्यू ब्रेन कहते हैं। कहा जाता है कि जो बच्चा यानी कि किशोर अवस्था से भी अगर इंक्लूड कर लें, हमारे देश में करीब 60 करोड़ की आबादी बच्चों की है, याद रखिएगा। और इसमें से अगर 18% रोगी बन गए तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने करोड़ बच्चे हमारे इस दलदल में फंस चुके हैं। एक जो गीली मिट्टी वाला ब्रेन, जब सीमेंट का ब्रेन बनता है अडल्टहुड में, गीली मिट्टी के ऊपर छाप लग जाती है ऑनलाइन गेमिंग की, तो वो गल गया,
वो फिर वापस नहीं आ सकता है। सीमेंट पे दाग लगेगा तो रिपेयर हो सकता है बड़े होने के बाद। तो अब ये माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है, तब तो स्कूल्स भी जानेंगे ना कि कहीं ना कहीं हमें उस बचपन को बचाना है कि बच्चा इस चीज की आदत का शिकार ना हो जाए। खेलने में कोई हर्ज नहीं है, कई फैमिलीज में, करोड़ों फैमिलीज में बच्चे खेलते हैं आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन अपने साथ बाहर गेम्स खेलना, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है या फुटबॉल खेलने जाइए, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग भी करिए, बैठिए परिवार के साथ। जहां ये चीज आपको लगता है कि भारी पड़ रही है और ये सब खत्म हो रहा है घर में, तब ये अलार्म है, आपके लिए फ्लैग साइन है कि गेमिंग या डिवाइस का इस्तेमाल आप कम करिए मनोरंजन के लिए, ठीक है। तब आप जाके बातचीत करिए, संभालिए अपने आप को और बच्चों को भी, क्योंकि जब आपके पास ये अलार्म सिग्नल आ गया है तो बीमारी के लक्षण हो चुके हैं और तब उसके बाद क्राइम में भी जा सकते हैं। साहब जरूर मानेंगे कि जुवेनाइल क्राइम कितना प्रतिशत हमारे देश में बढ़ गया है और ज्यादातर ऑनलाइन से रिलेटेड है। तो 2 पहलू पे बात हो रही है, एक प्रबंधक तौर पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंजॉय करिए लाइफ को, एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन उसके शिकार और गुलाम मत बन जाइए। तब वो चीज इंपॉर्टेंट होगी कि आप बच्चों को एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बना पाएंगे जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे। और वैसे भी एक दायित्व बनता है सरकार का। अब मैं समझता हूं कि, और पिछले कई सालों से सरकार को बोल रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि आप बच्चों को स्कूली कक्षा में, पहली कक्षा से ही ऑनलाइन गेम्स, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, एआई के बारे में जानकारी दें। आज क्या होता है, बहुत छोटी उम्रों में ही बच्चों को डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ तो ये हालत है कि बच्चे खाना तब बाद में खाते हैं जब तक उनको कोई मोबाइल में गेम ना दिखाई जाए। तो हम तो खुद ही अपने बच्चों का जो मेंटल बचपन है उसको षड्यंत्र की ओर लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में पता लगे और बच्चों को भी पता लगे, भाई देखिए बच्चे को तो कुछ नहीं पता, उसको लगता है कि ठीक है जी ऑनलाइन गेम से जिंदगी से इससे बेहतर कुछ चीज नहीं हो सकती। लेकिन जब उसे होलिस्टिक तौर पर स्कूल की कक्षा के अंदर पता लगेगा कि साहब ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है इसके बाद हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी और काम किया जाना बाकी है और बहुत सारे लिसनर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। कश्मीर से लतीफ कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी लतीफ पूछिए। मैं लतीफ अहमद रेना जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से हूँ सर। जी अपना सवाल पूछे। मेरा सवाल तो ये है, जो मेरे को साइबर क्राइम, ये बहुत लोग बैंक वाले कभी कॉल करते हैं, कभी शेयर मार्केट से कॉल आती है। हाँ सर। अभी हम ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं, आप क्या इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं? शायद उनका कनेक्शन हमारे साथ नहीं है। और अभी आप बात कर रहे थे रेड फ्लैग्स के बारे में डॉक्टर साहब की, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जब अगर आपको वो अपने बच्चे में, आप अपने घर में देख रहे हैं तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। और आपने अभी बात करी थी कि स्कूल्स में और मतलब शुरुआत में अगर बच्चे को खिलाना भी शुरू किया जाता है तो स्क्रीन दिखा के, उसके अलावा जो हम आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है, उससे क्या होता है कि बच्चे ने अगर 2 से 3 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद कहेगा आपने तो मुझे मोबाइल दिया था, आपने तो मुझे टैब दिया था, अब ये मेरा चांस है, मुझे 1 घंटे या 2 घंटे गेम खेलना ही खेलना है। तो अब ऐसे में फिर जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? देखिए, जो अब भी रिसर्च बता रही है, जो अब उभर के आ रही है स्टडीज, और ये देखिए साफ है कि कहीं पर भी कोई एजुटेक कंपनीज जो हैं वर्ल्ड ओवर जो भी हों, वो ये रिसर्च से उतने सहमत भी नहीं होंगे, ना वो करना चाहेंगे। अब कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट स्वीडन ने ये साफ जाहिर कर दिया, जिसकी एजुकेशन एक वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। फिनलैंड के एजुकेशन के मॉडल हमने भी अपनाए हैं कि कहीं पर अगर बच्चा टेक्स्ट बुक हाथ पकड़ के बुक मार्क डाल के पढ़ रहा है या अपने कलम का इस्तेमाल या पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा है, जो अभी हमने लिखना छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, ये बच्चे कंपेयर टू दोज बच्चे जो टैबलेट में या डिवाइस पे पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग ओनली ऑन दी ऑनलाइन मोड, उन बच्चों का कहीं पे लर्निंग कैपेसिटी बेटर है, ये प्रूव ही नहीं हो पाया है, रादर डिटोरेट किया है ओवरऑल पिछले 10-15 साल की स्टडीज जो बता रही है। इसका मतलब वापस कलम लेके आइए, क्योंकि देखिए ये जो ट्राइपॉड होल्ड होता है किसी पेंसिल का या पेन का, वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और एवोल्यूशनरी है, कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारी मूड की कैपेसिटी बढ़ाता है, सरल करता है, सकारात्मक करता है और कामनेस देता है। हम टेक्स्ट बुक किताब पढ़ते हैं, कितना एक संबंध बनता है किताब के साथ, बुक रीडिंग। तो वो बातें अगर अभी वापस नहीं आएंगी तो रिसर्च किस काम का? अब ये वर्ल्ड ओवर ये टर्न टेबल चल रहा है कि भाई ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, होमवर्क ऑनलाइन करना, टैबलेट पे करना ब्रेन डैमेज पैदा कर रहा है, नॉट ओनली सोशल एंड इमोशनल डैमेज। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ये जानकारी जरूरी है कि क्विकली कुछ कर देना, फटाफट कर देना और एकदम एग्जैक्ट कर देना, ये गलत होगा, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी पर असर पड़ रहा है, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी पर असर पड़ रहा है।
बिल्कुल, हम ये भी कहते हैं ना कि किसी शॉर्ट वे में जाके सक्सेस नहीं मिलती है, और वो जो सक्सेस होती है वो खतरनाक होती है। तो जैसा आपने शुरू में बताया था डोपामिन के बारे में, मेरे को याद आ गया। डोपामिन और सेरोटोनिन जो एक प्लेजर मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है, वो हमारी मेमोरी को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो जो डोपामिन का रश बढ़ता है ओल्ड ब्रेन में, वो हमारी मेमोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चे परफॉर्मेंस एग्जाम में उल्टा कम दे रहे हैं। जो बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बोल के पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्टिकर बनाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं जैसे हम लोग सब करते थे, इट सीम दे आर बेटर लर्नर्स, दे लर्न बेटर, दे स्पीक बेटर, और अपने वाइवास भी बेटर देते हैं वो। जी, अभी हम इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं दिल्ली से, एनपी सिंह जी, अपना सवाल पूछें। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि अगर हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उसका एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो वो बच्चा भी तो अपने आप में बहुत फील करेगा, ठीक है। तो अगर उनको अगर लिमिटेड टाइम दिया जाए तो क्या ये उनके लिए ठीक होगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन पार्ट ये है कि गवर्नमेंट हमारी इतनी मतलब अडल्ट फिल्म के ऊपर बच्चों को रोक लगाती है, दूसरी चीजों को रोक लगाती है क्या? और इसमें अब कैरियर भी बनते हैं, गेमिंग क्या पूरे इंस्टीट्यूट है, तो मतलब हम इसको किस तरह बैलेंस कर सकते हैं इस वाली अप्रोच को? किस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच आनी चाहिए, मुझे लगता है इनका सवाल ये है। जी हाँ, मुझे लगता है सिंह साहब आपने बात तो सही की है। सवाल ये कि गोल्डन बैलेंस कैसे आएगा, और वो गोल्डन बैलेंस डिटर्मिन कौन करेगा? क्या आप करेंगे, क्या बच्चा करेगा, या क्या सरकार करेगी? अब मुझे लगता है कि एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को स्वयं अपना विशिष्ट योगदान देना होगा। सबसे पहली शुरुआत यहां पर माँ बाप के साथ होगी। आप खुद अपने बच्चे की हित के बारे में सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं, तो आप सही बता पाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऐसा है, मैं तो माँ बाप हूं, मेरे बच्चे एआई में खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम में खेल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बल्कि आप तो माँ बाप होने के नाते शायद दुखी भी होंगे कि साहब मेरा बच्चा इतना एआई पे निर्भर हो चुका है कि उसने अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज को बिल्कुल परे कर दिया है, उसको गिरवी रख दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वार पर। तो वहां पर आपको समझाना होगा अपने आप को, अपने बच्चों को भी, कि साहब आज की तारीख में नॉलेज जो है वो बिल्कुल कमोडिटाइज हो चुकी है। तो अगर आज किताब लिखना चाहें तो एआई तुरंत आपके लिए किताब लिख देगा। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा किस तरीके से इस एआई युग में एआई का एक सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए अपना करियर, अपना उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको उसे ट्रेनिंग देनी है, उसे प्रोत्साहन देना है। और अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन गेम्स उन्हें प्रोत्साहन देगी, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस तरह का कोई प्रोत्साहन ये ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल नहीं देंगी। सरकार का काम आता है। सरकार देखिए इफेक्टिव इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क्स ला सकती है। देखिए सरकार ऑलरेडी बहुत चिंतित है, वो खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग जो गैम्बलिंग की दिशा में आ रहे हैं उसको वो प्रोहिबिट कर चुकी है। अब जहां तक ये सेल्फ हार्म गेम्स हैं और जहां तक इस दिशा में काम हो रहा है, वहां पर काम करने की जरूरत है। हमने हाल ही में जनवरी 2026 में एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। मैंने शुरू किया है ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री, जहां पे मैं कहता हूं कि साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या है वो नुकसान? आप लोग आकर रिपोर्ट करिए, खुद अपने नाम से करना चाहें, एनोनिमसली करना चाहें, ताकि हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस आए और उसके आधार पर हम सिद्धांत बना सकें किस तरीके से ये ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पैराडाइम है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हाई टाइम है इन सारी चीजों को जानने का और इन पर काम करने का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जौनपुर से संदीप सरोज हैं, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर पूछा है एक सवाल। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनके छोटे भाई बहन हैं उन्हें ऑनलाइन गेमिंग से और जो स्क्रीन टाइम है उससे कैसे बचाया जाए। चर्चा यही हो रही है आज कि कैसे बताया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आई थिंक अभी तक आप अगर सुन रहे हैं तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं परिवार में संचार और एक विचारधारा जो है आपसी मिलनसार वातावरण में बहुत कम हो गई है। अब आप देखिए दुरुपयोग और उपयोग किस तरीके से बैलेंस करता है, शायद जिंदगी का मकसद ही वही है। हमने ये बात करी है कि अगर 7-8 साल से पहले बच्चे के हाथ में कहीं डिवाइस आ जाता है इतना ज्यादा कि वो मनोरंजन के लिए केवल इसका ही ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो ब्रेन का डैमेज हो जाएगा। वो ब्रेन फिर रिकवर करना या रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल है। किशोर अवस्था में आने के बाद 10-12 साल से लेकर 18 साल तक अगर टाइम बाउंड हो, थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर हो, साथ साथ लिखत पढ़त, टेक्स्ट बुक यूज करना, बातचीत करना, खेलना घर में,
वातावरण जो सकारात्मक है फैमिली का, वही वातावरण स्कूल में भी, क्योंकि स्कूल भी तो एक फैमिली है ना, तो फैमिली स्कूल की पार्टनरशिप में अब इंडिया में भी ये बात हो रही है, वापस हम गुरुकुल के महत्व क्यों ना लेके आए, गुरु और शिष्य की परंपरा को क्यों ना लेके आए। सर आप तो जानते ही हैं कि कई बार टीचर्स की वैल्यू कम हो गई है, जब स्मार्ट बोर्ड्स और ऑनलाइन, बच्चे कई बार टीचर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको शायद पता नहीं कि टीचर खड़ी हुई है। तो अध्यापक का अगर महत्व ही कम हो जाए, माँ बाप का महत्व कम हो जाए, तो एक सकारात्मक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा किसी भी कंट्री का। यूथ इज आवर नेशन, यूथ इज विकसित भारत फॉर टुमारो। और मैंने आपको बताया, तो इसलिए कहीं पर मॉडरेशन, मध्य रास्ता ढूंढने के लिए बैलेंस की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को टोटली आप गेमिंग से हटा दीजिए, लेकिन नजर रखिए, निगरानी रखिए। कहीं अगर बच्चा दुरुपयोग कर रहा है, उसका अब्यूज कर रहा है, उसका विक्टिम बन रहा है और गुलाम बन गया उस पर्टिकुलर गेम का, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी बात रही, तबीयत खराब। आप देखिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। हमारे देश में कम से कम 5% वो भी बच्चे हैं जो मोटापे की बीमारी से शिकार हैं और ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं। हिलना जुलना कम हो गया है, मूवमेंट कम है। सो व्हाई डोंट वी लुक एट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि मन पर तो ये असर डाल रहा है, शरीर पर डाल रहा है। और अभी हाल ही में इतने सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं, जिंदगी पर हावी हो गई है। ये जो वर्चुअल दुनिया है, वो रियल की जो जिंदगी है वो उनको अपनी नहीं लगती है, या जो भी कारण होते हैं। एक और श्रोता हैं बेंगलोर से, श्रीकांत, ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सवाल पूछे। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये कहना है कि कोई हमें थाली में खाना परोस रहा है, अगर वो खाना गलत है तो या तो खाना परोसने वाले को मना किया जाए या सामने से थाली हटा दी जाए। बहन जी, ये काम देश का मुखिया ही कर सकता है। और सबको सच्ची बात बताऊं, अभी हमने भाई साहब की इतनी बात सुनी, ये बात सच बताइए छाती पे हाथ रख के, आज के कौन से बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं? जो बोल रहे ना, उनके बच्चे भी नहीं सुनते माँ बाप की बात। तो ये काम एक बड़े आदमी को करना पड़ेगा, घर के मुखिया को करना पड़ेगा, डंडा मारना पड़ेगा। कई देशों ने बंद किया है, हमें भी बंद करना चाहिए। बिल्कुल, अभी इसी पर बात हम कर रहे थे। पवन जी भी यही बात कर रहे थे कि इस तरह का फ्रेमवर्क, इस तरह के कानून आने चाहिए। और आप शायद सवाल के साथ खुद ही जवाब भी दे रहे हैं कि इस तरह का जो काम है वो बड़े घर के मुखिया को करना चाहिए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा आपकी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं। मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेवारियों को परिभाषित करने की जरूरत है। अभी तक सरकार ने ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित तो किए हैं, लेकिन वो उस दृष्टिकोण से हुए कि क्या आपकी गेम जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग है या नहीं। अब मैं दूसरी दिशा पे आता हूं। मुझे लगता है कि इन जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, उनका दायित्व होना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि उन गेम्स के द्वारा एडिक्शन ना हो, और अगर एडिक्शन हो रखी है तो उसको डी एडिक्ट करने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात, सरकार अगर चाहे तो सरकार विवश कर सकती है इन तमाम सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को कि उनके जितना भी CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं, वो डी एडिक्शन की दिशा में इन्वेस्ट करें, ताकि ठोस कारगर तौर पर इफेक्टिव आपको कुछ बदलाव नजर आए। आप सही कहते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बट हमारे पास विकल्प क्या है? हम ना उनका सिर तोड़ सकते हैं, ना अपना सिर तोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो लगता है कि बिल्कुल ही आपका बात नहीं सुन रहे, तो अपने फोन डिस्कनेक्ट कराइए ना, अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कराइए, अपना वाईफाई को उठा के बाहर फेंक दीजिए। भाई, जब आप इंटरनेट का माध्यम ही छीन लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत विद्रोह होगा, थोड़ा बहुत वायलेंस भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उनको समझ आ जाएगा आप इस घर में हैं, सदस्य हैं, लेकिन आप सबके सिर के ऊपर नाच नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सर, आप भी मानेंगे दुग्गल साहब कि कहीं ना कहीं ये पहलू तो बहुत सारे हैं और अप्रोच भी मल्टीफैक्टोरियल रहेगी। आपको ये बात बता दूं कि सर अभी स्कूल मेंटल हेल्थ पॉलिसी और यूनिवर्सिटी की मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी बन रही है, और काफी हद तक इसका जो इंक्लूजन है उसमें डिजिटल वेलनेस के ऊपर भी काफी काम प्रपोज किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में सबसे बड़ी ऊर्जा क्या है बताइए? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। जब ह्यूमन रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारा है, हम 1.4 बिलियन लोग हैं, तो क्या हमें डिवाइस के साथ ही क्या हमें जिंदगी बितानी है? डिवाइस के साथ वो एंटरटेनमेंट क्या ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे सकता है? क्या हमारी गेम्स हैं, फैमिली लाइफ है, और किस तरीके से बड़े घर में मार्गदर्शक बने, बताइए, क्यों ना बन सकते हैं? हम किस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं, ये भी हमको बदलना पड़ेगा। हम किस तरीके से एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, ये भी हमें रोकना पड़ेगा। हम माँ बाप किस तरीके से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जीते हैं, क्या हम बच्चों को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं?
आप भी बताइए, सच सच बताइए कि बड़े किस तरीके से उदाहरण बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। ये भी तो बच्चे आज आके स्कूल में बोलते हैं, अपने डिबेट्स में बोलते हैं। मैंने हाल ही में एक डिबेट अटेंड करी थी जहां बच्चे कह रहे हैं कि माँ बाप रोल मॉडल नहीं रहे, हमारे टीचर्स रोल मॉडल रहे हैं। टीचर्स अगर रोल मॉडल है, माँ बाप नहीं है, तो बताइए किसकी गलती है, कहां पे है। तो बात ये नहीं है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, थाली हटाना भी जरूरी है और थाली को बदलना, प्यार से समझना, सब्जियां और रोटी हम क्या खा रहे हैं वो भी जरूरी है। क्योंकि वार्तालाप जब डिश फैमिली में कम होगा, वहां पे इस तरीके के दुरुपयोग डिवाइस के होंगे। वार्तालाप और संवाद जो है, विवाद जो है, मन को छूने वाला जो एक फैमिली है एक दूसरे के लिए, वो बचपन को कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी में एक युवा वर्ग की तरफ ले जा सकता है, जो मैं समझता हूं जिम्मेवार भी है और समझदार भी है विकसित भारत के लिए। जी, आप ये बात कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा स्क्रीन टाइम का या कहीं की ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुका है, तो अब ऐसे में उसके लिए क्या कोई मेडिसिन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? और ये सवाल पूछ रही हैं हमारे यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू पूछा है भोपाल से साक्षी ने। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इलाज इसमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्प काफी हद तक अवेलेबल है। और जब इलाज की बात होती है तो इसमें रिहैबिलिटेशन भी आता है, क्योंकि कोई भी बच्चा कहीं पर, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो 18 साल से कम उम्र के हैं, यहां पे आप समझ लीजिए कि काउंसलिंग भी बहुत काम करती है, लेकिन दवाओं की जरूरत भी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे केमिकल नशा होता है, उसके बराबर का यही माना जा रहा है कि ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर बन गया है। और कहीं ना कहीं विड्रॉल जो होते हैं, यानी कि जब ये डिवाइस मुझे नहीं मिलता अपने हाथ में, जो मेरा बिहेवियर होता है इंपल्सिव होता है, वायलेंट हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकता है, उसके लिए नर्व्स को काम रखने के लिए थोड़ा बहुत दवा का इस्तेमाल भी किया जाता है। मूड को स्टेबल रखने के लिए दवा का इस्तेमाल होता है। बच्चों के इमोशंस को थोड़ा काबू में रखने के लिए दवा का इस्तेमाल होता है। साथ साथ इसमें देयर इज नो डाउट कि साइकोलॉजिस्ट का रोल है, काउंसलिंग का रोल है, और ओवरऑल बच्चे के माइंड को और बेहतर प्लेजरेबल चीजों में डाइवर्ट करने के लिए, जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, आर्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है। आप देखिए कितने सारे साधन स्कूलों में अवेलेबल हैं। फैमिली भी थोड़ा सा कष्ट उठाए, इसको सैक्रिफाइस मत समझिए। बच्चे के लिए टाइम देना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई त्याग नहीं है, ये मानव ऊर्जा है जो मैं तो कहता हूं बच्चे को संभाल लेना सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है जिंदगी का, जो कई सालों तक काम आएगा। तो इसमें इलाज अवेलेबल है, लेकिन वो परिस्थिति तक हम क्यों पहुंचे, पहले तो उसको संभालिए। लेकिन इलाज डेफिनेटली बच्चे को वापस ले आएगा जहां पर वो अपनी जिंदगी को संभाल सकता है। जी, और अभी हमारे साथ एक और श्रोता बिहार के सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित, बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अपना सवाल पूछिए अमित। जी नमस्कार, मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम से। मेरा ये सवाल था, जैसे सर ने अभी डिस्कशन में अभी हम भी सुन रहे थे, जैसे कि स्कूलों में हम लोग अवेयरनेस एक फैला सकते हैं, जैसे कोई गर्जीवन अगर थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका भी सारे गर्जीवन इकट्ठे होकर अगर मीटिंग करेंगे और बच्चों में सप्ताह में एक दिन, तो बच्चों का भी इंटरेक्शन होगा, और जो गर्जीवन उसमें नहीं प्रॉपर ध्यान देते हैं उनके लिए भी इंटरेक्शन होगा। तो क्या होगा कि मिलजुल के एक मतलब वो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये चीज भी हम एक अवेयरनेस कर सकते हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ भी, इसके भारत में अधिकांश 80% 60% बच्चे वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ से ये हो सकता है अवेयरनेस करके। जी, मेरा ये क्वेश्चन था। और ये था कि जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है इसमें भी एक मीटिंग होता है जैसे गर्जीवन और बच्चों के बीच में, तो वहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों में भी जो दिक्कत है। सर ये जीवन, देखिए संक्षेप में बता दें 2 लाइनों में, जीवन कौशल शिक्षा यानी कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन, जो हमारे सकारात्मक तरीके से जीवन को आगे झेलने के लिए शक्तियां जो दे सकता है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये कई हद तक कई सारे हजारों स्कूलों में लागू हो चुका है। और वहां पर ये देखा जा रहा है कि जब वो वेलबींग एम्बेसडर्स बनते हैं, बच्चे ही वेलबींग एम्बेसडर्स बनते हैं जो किशोर अवस्था के लीडर्स होते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए, वो तमाम पीयर ग्रुप को भी हेल्प करते हैं कि भाई तुम डिवाइसेस से हटकर जिंदगी का उल्लास लो, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिम्मेवारी माँ बाप की भी बनती है। तो फैमिली स्कूल पार्टनरशिप इसके लिए बेहतरीन मानी जा रही है। समझ लीजिए कि आपके बच्चों का बचपन जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे बचा लो, तो हम सबको अपना योगदान देना पड़ेगा इन बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए। बिल्कुल, सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे और प्रयासों की सफलता अवश्य मिलेगी। और पब्लिक स्पीक में आज इतना ही। धन्यवाद उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने कार्यक्रम में भागीदारी दिखाई, और हमारे आज के मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत पर हमें बहुत कुछ समझाया। इन सभी इश्यूज पर आगे और बात होगी।
अभी फिलहाल के लिए जागृति शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।